हेलो फ्रेंड्स, हमारा अपना चैनल हैप्पी लाइफ ऑडियंस। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सिकंदर मैसिडोनिया मकदूनिया के क्षेत्र फिलिप का पुत्र था। 1300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अपने विश्व विजय को योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस ने सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को विस्तृता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। और अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के इस भारतीय अभिमान को निम्नलिखित संदर्भों में जाना जाता है। तक्षशिला के राजा अंबिया से मित्रता। 326 ईसा पूर्व में उसने ओहिंद के निकट सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ के राजा अंबिक ने उसका अनेक उपहारों के साथ स्वागत किया। पोरस के युद्ध। तक्षशिला के राजा अंबी से मित्रता कर सिकंदर ने उत्तर में पूर्व राज्य के राजा पोरस के पास आत्मसमर्पण हेतु अपना संदेश भेजा, लेकिन पोरस के सिकंदर के दूत को उत्तर दिया कि वह उससे रणक्षेत्र में ही भेंट करेगा, और वह अपने सेना के साथ झेलम नदी की दूसरी ओर जा डटा। झेलम नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी। परिणाम स्वरूप रात का अवसर पाकर सिकंदर ने अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ झेलम नदी पार करके पोरस पर आक्रमण कर दिया। पोरस के पुत्र ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और रणभूमि में वीरता पूर्वक को प्राप्त हुआ। तब पोरस ने स्वयं सिकंदर का सामना किया, किंतु भाग्य उसके विपरीत रहा। प्रारंभ में पोरस के हथियारों पर सवार सैनिकों ने सिकंदर के सैनिक को वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु यूनानी ने जब फारसों से हाथियों का किंतु वह असफल रहा और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। तब पोरस ने स्वयं सिकंदर का सामना किया, किंतु भाग्य उसके विपरीत रहा। प्रारंभ में पोरस के हाथियों पर सवार सैनिकों ने सिकंदर के सैनिकों का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु यूनानियों ने जब फारसों से हाथियों के पैर काटने आरंभ कर दिए तो पोरस की सेना के हाथी भाग खड़े हुए और दुर्भाग्य अंत में पोरस की पराजय हुई और घायल अवस्था में उसे बंदी बना लिया गया। उसके लगभग 12,000 सैनिकों की हत्या कर दी गई और लगभग 9,000 सैनिक सिकंदर द्वारा बंदी बना लिए गए। जब पोरस को बंदी बनाकर सम्राट सिकंदर के समक्ष लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? वीर एवं साहसी योद्धा पोरस ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, एक्ट एज ए किंग। अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि पोरस के इस साहसिक उत्तर से सिकंदर अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। पोरस की हार के कारण। जिस समय सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया उस समय कुछ प्राकृतिक कारण पोरस की हार के लिए विशेष रूप में सहायक सिद्ध हुई। ये कारण निम्न हैं। कटियरियस का विचार है कि रथों के कारण पोरस को पर्याप्त क्षति हुई, क्योंकि घनघोर वर्षा के कारण
भूमि दलदली हो गई थी, जिस पर घोड़ों के पैरों नहीं सधते थे। साथ ही रथों के पहिए धंसे जाते थे। हाथी भी दलदला में विचलित हो गए थे। युद्ध भूमि की यह स्थिति उसके पराजय का एक प्रमुख कारण बनी। दूसरा, दलदलीय भूमि के कारण हाथियों के पैर ठीक प्रकार से टिक नहीं रहे थे। दलदल में फंसने से हाथियों ने अपनी सेना को ही दौड़ाना शुरू कर दिया। तीसरा, भारतीय सेना की टुकड़ियां बहुत बड़ी थीं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में सुगमता से नहीं जोड़ा जा सका। चौथा, जब यूनानियों ने हाथियों के पैर काटने आरंभ कर दिए तो वे उल्टे सीधे भागने लगे, जिससे पोरस की सेना के बहुत से अश्वारोही और पैदल सैनिक कुचल गए। पांचवा, सिकंदर ने कुशलता के साथ सैन्य संचालन किया था। उसका सैन्य संचालन पोरस की अपेक्षा अधिक उत्तम श्रेणी का था। भारत के राजाओं में एकता नहीं थी। राजा परस्पर संघर्ष करते रहते थे और विदेशी आक्रमणकारी इसका लाभ उठाते थे। राजा आम्बिक का व्यवहार उसका उदाहरण है। तीसरा, सिकंदर की अन्य सफलताएं। पोरस से मित्रता कर सिकंदर तत्कालीन ग्लोनिकाई राज्य के विरोध करने पर भी आगे बढ़ा। उस पर विजय प्राप्त कर उसे पोरस को दे दिया। इसके पश्चात उसने कठ नामक राज्य पर आक्रमण किया और सिकंदर और पोरस की सम्मिलित शक्ति तो संगठित होकर इस गति से युद्ध कर रही थी। साथ ही 5000 भारतीय भी इसके विरुद्ध लड़ रहे थे, किंतु कठ जाति अपने अभूतपूर्व संगठन एवं एकता के कारण सिकंदर के सैनिकों के दांत खट्टे करने में अब सफल रही। इस युद्ध से यमन सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ गया। आगे नंदों का शक्तिशाली मगध राज्य था, जिसके शौर्य की कहानियां सुनकर यूनानी सैनिकों ने भयभीत होकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। यह घटना 326 ईस्वी पूर्व में घटित हुई है। चौथा, सिकंदर का वापसी लौटना। जब सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ गया और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो सिकंदर ने अनेक सैनिकों को वापस अपने अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन लौटने से पूर्व विजित राज्यों की समुचित व्याख्या का प्रबंध करना सिकंदर ने अनावश्यक समझा। सिकंदर ने अपने बसाए राज्यों एवं नगरों में अपने यूनानी सैनिकों को वहां की सुरक्षा हेतु नियुक्ति कर दी। सिकंदर की लौटती हुई सेनाओं को भयभीत, क्षुद्रक और मालव जाति से अनेक भयंकर संघर्ष करने पड़े। वह स्वयं सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचना और स्थल मार्ग द्वारा बेबीलोन पहुंचना और वहीं पर 303 ईसा पूर्व में उसका सर्वनाश हो गया। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव के संबंध में दो विरोधी मत प्रचलित हैं। पहला डॉक्टर B.A. स्मिथ और रॉबिन्सन का मत है कि सिकंदर का आक्रमण ऐसा घटना मात्र है जिसका भारत पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। भारत के हिंदू, जैन और बौद्ध साहित्य से संबंधित किसी भी कृति में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सिकंदर के भारतीय अभियान ने साहित्यिक जीवन अथवा शासन किसी पर भी कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा। दूसरा, इसके विपरीत डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, डॉक्टर राय चौधरी आदि इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अतः यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि सिकंदर आंधी के समान भारत आया और वैसे ही चला गया। वास्तविकता उपर्युक्त दोनों मतों के मध्य निहित है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निश्चित ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसे भारत की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा में अनेक परिवर्तन किए। राजनीतिक प्रभाव। पहला, राष्ट्रीयता एकता की भावना का विकास।
सिकंदर के आक्रमण ने भारतीयों को इस बात का आभास बताया कि अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। दूसरा, सैन्य कुशलता का ज्ञान। सिकंदर के आक्रमण से भारतीयों को यह आभास हुआ कि उनका सैन्य संगठन अत्यंत दोषपूर्ण एवं दुर्बल है। सिकंदर के प्रशिक्षित और सुसंचालित सैनिकों को देखकर भारतीय यह समझ गए कि थोड़े से शिक्षित सैनिक भी एक विशाल असंगठित सेना को सरलता से पराजित कर सकते हैं। तीसरा, केंद्रीय शक्ति के महत्व का विकास। यह सत्य है कि सिकंदर के आक्रमण ने संपूर्ण देश को प्रभावित नहीं किया, किंतु इसने पंजाब और सिंध से छोटे छोटे राज्यों की शासन पद्धति को नष्ट किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायता दी। छोटे छोटे राज्य और गणतंत्रों के एक विशाल राजनीतिक इकाई में परिवर्तित हो जाने से कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह संभव हो सका कि वह आगे चलकर कुछ वर्ष पश्चात पश्चिमोत्तर प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला सका। चौथा, राजनीतिक चेतना। राजनीतिक दृष्टि से इस आक्रमण से सामान्य जनता में भी राज्य और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना का अत्यंत प्रबल विकास हुआ। यह विकसित राजनीतिक चेतना राष्ट्र से सांस्कृतिक विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। भारतीय इतिहास पर प्रभाव। कुछ विद्वानों का मत है कि सिकंदर के युद्ध का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी कारण इसका भारतीय साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता, किंतु वास्तव में इसका भारतीय राजनीति के क्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव पड़ा। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर के आक्रमण की तिथि से ही भारत में तिथि क्रम प्रारंभ हुआ। सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ गणराज्य भी थे। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम सीमांत पंजाब और सिंधु प्रदेश के राज्यों को जीतकर उन्हें राजनीतिक एकता प्रदान की। अब आता है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर का यूनानी प्रभाव के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि भारत को यूनानियों की अनेक देने हैं, किंतु भारतीय विद्वान इस बात से सहमत नहीं है कि उनका मत है कि भारत ने यूनानियों से जो शिक्षा ग्रहण की थी उसकी तुलना में भारत ने यूनानियों को बहुत अधिक ज्ञान दिया था। फिर भी भारतीय संस्कृति पर जो विभिन्न यूनानी प्रभाव पड़े वे उल्लेखनीय रहे हैं। इसके प्रकार। पहला, ज्योतिषी तथा विज्ञान पर प्रभाव। भारतीय ज्योतिषी के क्षेत्र पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे हीरा, रोमक व पोलिस शब्द एवं सिद्धांत यूनानी शब्द व सिद्धांत हैं। फलित ज्योतिषी में नक्षत्र को देखकर भविष्य कथन की कला यूनानियों की ही देन है। भारतीय ज्योतिषी पर यूनानी प्रभाव की ओर संकेत करते हुए गार्गी संहिता में लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं, तथापि ज्योतिषी के मूल निर्माता होने के कारण वे देवताओं की भांति स्तुत्य हैं। ज्योतिषी के साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान पर भी यूनानियों का प्रभाव पड़ा। दूसरा, कला का प्रभाव। यूनानी प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला पर अधिक नहीं पड़ा, किंतु मूर्ति कला पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यूनानी प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक नवीन कला शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जो गांधार कला या
इंडो यूनानी कला के नाम से प्रसिद्ध है। यूनानी कला से प्रभावित मूर्ति कला का स्पष्ट प्रमाण प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में तक्षशिला में बने कुछ भावनाओं पर स्पष्टता दर्शनीय है, किंतु प्रथम शताब्दी के उपरांत इस प्रकार की शैली का प्रयोग प्रायः नहीं किया गया है। तीसरा, मुद्रा निर्माणकार प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर सबसे अधिक यूनानी प्रभाव मुद्रा निर्माण के क्षेत्र पर पड़ा, क्योंकि यूनानियों के भारत में पदार्पण करने से पूर्व भारत में छोटे छोटे तांबे तथा चांदी के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, जिन पर वृषभ चक्र, चैत्य तथा अन्य चिन्ह अंकित रहते थे। इस समय कुछ स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था, किंतु भारतीय मुद्राओं की तौल तथा आकार में अनियमित पाई जाती थी। यूनानियों के आगमन के बाद सिक्कों को कलात्मक एवं सुडौली रूप में ढालना शुरू किया गया और लेखों तथा चिन्हों को सुंदर रूप में उत्कीर्ण किया गया। अतएव यह सत्य है कि भारतीयों ने कलापूर्ण मुद्राओं का निर्माण यूनानियों से ही सीखा। चौथा, व्याकरण पर प्रभाव। यूनानियों के राज्य भारत में स्थापित हो जाने से भारतीय व्यापार अधिक उन्नत हुआ। नवीन मार्गों का निर्माण हुआ, जहाँ से रोम के धनी वर्गों द्वारा विलास की भारतीय सामग्री मांगकर काम में लाई जाने लगी। भारतीय सामान तथा अनेक उपयोग वस्तुओं का निर्यात यूनानी को किया जाने लगा। पांचवा, साहित्य पर प्रभाव। कुछ विद्वानों का मत है कि यूनानी भाषा एवं साहित्य का प्रभाव भारतीय भाषा तथा साहित्य पर पड़ा, किंतु इसके विपरीत कुछ विद्वान इसे सत्य नहीं मानते। अपने मत को सिद्ध करते हुए वे कहते हैं कि भारतीय सिक्कों पर इष्टि व प्राकृतिक भाषा तथा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि जनसाधारण को यूनानी भाषा लिपि की कोई जानकारी नहीं थी। एरियन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने यह भी कहा कि भारतीय तोमर के काव्य का अध्ययन करते थे। अब मैं आपको प्रश्न के तरफ ले जाती हूँ। अगर आपने कहानी को बढ़िया से ढंग से अच्छे से सुना है तो अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये डीएलएड में प्रश्न आ सकता है। मैं भी डीएलएड की एक टीचर हूँ जो मैं बच्चों को प्रिपरेशन कराती हूँ। मेरी वीडियो बनाने के तौर तरीके उतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन मेरा पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। बस मैं ये वीडियो इसलिए डाली हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको टाइम नहीं है, तो आप ब्लूटूथ, हेडफोन कोई भी चीज़ लगा के या स्पीकर पे करके आप मेरी वॉइस को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये आपका काम आ सके। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये चीज़ मैं प्रश्न के बारे में बातचीत करूँगी। हमारा पहला प्रश्न है कि सिकंदर कौन था। आप ज़रूर अपनी कॉपी में इसे नोटबुक में बनाइए और लिखिए सिकंदर कौन था। सिकंदर का आक्रमण एक ऐसी महान घटना थी कि भारतीय इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ना अवश्य भावी था। विवेचना कीजिए। अब आपके इसके बारे में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, अच्छे से व्याख्या कर दीजिएगा। अब हम लघु उत्तरी प्रश्न के कुछ 2-4 क्वेश्चंस बताती हूँ। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ये पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरी में। और दूसरा, सिकंदर की विजय के 4 कारण बताइए। ये अब आते हैं तीसरा पे। सिकंदर के आक्रमणों के किन्हीं 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब आते हैं चौथा,
शिशुनाग वंश के बारे में बताइए। ये चारों आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक निकालने हैं और उसमें लिखने हैं। लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड उसे सेटअप कर लेता है और अच्छे से वो एग्ज़ाम में हमें याद भी आता है, और साथ साथ हमारे लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो डीएलएन में कोई दिक्कत नहीं होती। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 323 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 329 ईस्वी पूर्व, 339 ईस्वी पूर्व। तो इसमें है 326 ईस्वी पूर्व। दूसरा, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपदों की संख्या थी, तो आप बोलेंगे 16। तीसरा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो आप बोलेंगे मगध। सिकंदर का गुरु कौन था, तो आप बताएंगे अरस्तु। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था, तो आप बोलेंगे आमवीर। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो एक गरीब परिवार से हैं, जिनके लिए इतना समय नहीं है कि वो बैठ के इससे स्टडी करेंगे, वो सुनते रहेंगे। उनका एक एक चैप्टर मैं फिनिश करवा दूंगी। मैं एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। जय हिंद।